हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट 6 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसा कि आपने इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें एंजियोस्पर्म्स में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जाना था। ये चैप्टर है आपका ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। आप सभी को पता है ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि उसमें पेरेंट जो है वो दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मदर और फादर। आप सभी को पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल गैमीटोफाइट का निर्माण होना और फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण होना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना और उसके बाद गर्भावस्था की शुरुआत होना और प्रसव की प्रक्रिया होना, यही पूरा मिला करके आपका ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, किस तरीके से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, आप सभी जान चुके हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किस तरह से ओवम का निर्माण होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी डक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं और कौन सा हार्मोन का जो है सिक्रीशन होता है। अब गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस में आपको स्पर्म की फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम की फॉर्मेशन यानी कि oogenesis की प्रोसेस के बारे में समझना है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में समझेंगे। बच्चों, गैमीटोजेनेसिस में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो आपको फ्लो चार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, ये एक यहाँ पे किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ये आपको इस डायग्राम में क्लियर दिखाई पड़ रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन जो है वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होती हैं ओवरीज। तो इन्हीं में गैमीट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो गैमीटोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें मेल गैमीट जो है वो स्पर्म कहलाता है, फीमेल गैमीट जो है वो ओवम कहलाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में आपको जानना है। अब कोई भी हम किसी भी बॉय की बात करें तो जब प्यूबर्टी का टाइम होता है, प्यूबर्टी के टाइम में टेस्टिस में इमेच्योर जो मेल जर्म सेल होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। बहुत सारी संख्या में होते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं, और अगर हम एक की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम कहलाते हैं। तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। हम बात करें अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर वॉल होती है उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, और सिंगल की हम बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम कहलाते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम कहलाते हैं। तो इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम में माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन द्वारा ये क्या करते हैं, ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एक स्पर्मेटोगोनियम जो होता है उसमें टाइम टाइम पे मियोसिस की प्रोसेस होती रहती है। क्या होती रहती है? मियोसिस की प्रोसेस। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्पर्मेटोगोनियम है डिप्लॉयड और टारगेट क्या है? हैप्लॉयड मेल गैमीट्स का बनना, है ना। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की प्रोसेस होती रहती है टाइम टाइम पे। तो जो मियोसिस की प्रोसेस होती है उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, किनमें? स्पर्मेटोगोनिया में जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। इसमें 2 चरणों में मियोसिस की प्रोसेस
होती है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 चरणों में होता है। पहले स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होती है, जिन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, और इन्हीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा करके क्या करते हैं, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। यहाँ पे 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स ये बनाते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। मियोसिस का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, जो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। इन्हीं को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 46 से 23 हो चुका होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है उसके फलस्वरूप आपने यहाँ पे देखा कि मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन हुआ और सेकंड मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ये होते हैं, ये भी हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स होते हैं, और यही हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म जो है वो स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्पर्मेटिड जो है वो सर्टोली सेल्स में अपने हेड को एम्बेडेड कर चुका है। यहाँ पे स्पर्म्स जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होते हैं स्पर्मिएशन की प्रोसेस के द्वारा। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस है और किस समय से स्टार्ट होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, और इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये उम्र होती है 15-16 साल के आसपास की। उस समय पे GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक ऐसा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो थैलेमस के द्वारा सिक्रीट होता है। बढ़ा हुआ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, और 2 गोनेडोट्रोपिन्स LH जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, उन दोनों को ये GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है। LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो लीडिंग सेल्स पे काम करता है और एंड्रोजन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अब इसमें जो FSH हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सर्टोली सेल्स पर काम करके कुछ फैक्टर्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, इसका डायग्राम सभी बच्चे पहले तो ये फ्लो चार्ट बना लेंगे सभी बच्चे। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें हम बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, हम एक को फ्लो चार्ट बनाने के लिए एक को हम समझते हैं, एक को हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। उसमें यहाँ पे मियोसिस डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। हम उसमें से भी एक की बात करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है उसमें मियोसिस का पहला चरण होता है, अर्धसूत्री विभाजन का पहला चरण होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है और स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और उससे फिर मैच्योर स्पर्म सेल बन जाता है। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये फ्लो चार्ट सभी बच्चे अपनी कॉपी में जरूर बना लेंगे। फ्लो चार्ट सभी बच्चों ने बना लिया।
हम देखते हैं प्रोसेस कैसे होती। इन मेल्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या होते हैं, इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन नंबर बाय माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं सूत्री विभाजन के द्वारा, और स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या है, वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं और उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम चरण होता है। देखो 2 बार मियोसिस डिवीजन होता है। आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद 2 हैप्लॉइड एंड इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड। पहले अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। These further undergo meiosis to give rise to 4 haploid spermatids। और यही जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं यही आगे फिर से फर्दर मियोसिस डिवीजन करते हैं, फर्दर ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का निर्माण करते हैं। These spermatids are converted into sperms by spermiogenesis। और ये स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। The sperm's head gets embedded in the Sertoli cells after spermiogenesis and is released from the seminiferous tubules by spermiation। अब ये जो वर्डिंग्स हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। स्पर्म्स का जो हेड होता है, जब स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद स्पर्म्स बन जाते हैं तो स्पर्म्स का हेड जो है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, और जब स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मिएशन की प्रोसेस के द्वारा ये स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी बाय द एक्शन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसके एक्शन के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम से, विच इन टर्न कॉजेज द रिलीज ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH कहते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH कहते हैं। तो LH हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे, LH लीडिंग सेल्स पे काम करता है। LH acts on leading cells and causes them to release androgens which stimulate the process of spermatogenesis, while the FSH acts on Sertoli cells which help in spermiogenesis। LH जो है वो लीडिंग सेल्स पे काम करता है जो एंड्रोजेंस को रिलीज करने का काम करते हैं, और जो आपका FSH है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, इसका डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम में काफी चीजें आपका लेवल की हुई हैं, तो उन लेवलिंग को आप जरूर याद कर लेंगे, उससे आपको स्ट्रक्चर याद करने में आसानी होगी। सबसे आगे की तरफ होता है एक्रोसोम, जो एक ऐसे एंजाइम का श्रावण करता है जिससे ओवम में ये एंटर हो सके। हेड जो है, हेड के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअल में मेल गैमीट होता है। नेक से हेड जो है मिडिल पीस से जुड़ा हुआ होता है। बीच में यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। मिडिल पीस में बहुत सारे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, और लास्ट में होती है टेल। तो टेल जो है वो स्पर्म को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। एक मैच्योर स्पर्म जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक मैच्योर स्पर्म में
हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होती है, और द होल स्पर्म इज इनक्लोज्ड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और पूरा का पूरा जो स्पर्म है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है एनक्लोज्ड होता है। जो स्पर्म है वो एक सिंगल सेल ही है ना, एक कोशिका ही है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होता है। अब अगर हम बात करें हेड की, तो हेड में क्या चीज होता है? द हेड कंसिस्ट्स ऑफ अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड जो है उसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड अ कैप लाइक एक्रोसोम, एक ढक्कन के जैसी संरचना होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, विच कंटेन्स एंजाइम्स दैट एड इन फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्पफुल होते हैं। द मिडिल पीस कंटेन्स सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। जो मिडिल पीस होता है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो शेप में स्पाइरल होते हैं, विच प्रोड्यूस एनर्जी। एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उससे स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो बनी रहती है। स्पर्म्स रिलीज्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकले हुए स्पर्म्स जो है वो एक्सेसरी डक्ट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate are essential for maturation and motility of sperms। अब इसमें epididymis, vas deferens, seminal vesicles और prostate से जो भी secretion होता है वो maturation और sperms की motility के लिए जरूरी होता है। स्पर्म के मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो टेल के मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए आवश्यक मोटिलिटी देना आसान होता है ना। मेल्स जो हैं एक टाइम में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट करते हैं, तो नॉर्मल फर्टिलिटी के टाइम पे जो 60% स्पर्म्स की क्वालिटी है वो नॉर्मल शेप और साइज की होनी चाहिए, है ना, जिसमें 40% ऐसे हैं जो विगोरस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, और उस मोटिलिटी को फुलफिल करने के लिए स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और उसके बाद आपने डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का देखा है ना, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरह से स्पर्मेटिड्स जो हैं वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम था, ये डायग्राम आपको देखना है। इस डायग्राम को आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में बना लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म गैमेटोजेनेसिस में आपको तो क्लियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 मैच्योर स्पर्म सेल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आप सभी ने ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया होगा। पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से मेल्स में जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, है ना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया अपना संख्या बढ़ाते रहते हैं माइटोसिस के द्वारा, यानी कि एक बार समसूत्री विभाजन होता है और 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस होती है। पहले मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप 2 हैप्लॉइड और इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और ये स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो फिर से मियोसिस का डिवीजन करते हैं और इससे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और स्पर्मेटिड्स का स्पर्म की रूप में चेंज होना स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस कहलाती है, और उसका रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। दोनों जो हार्मोन्स के नाम हैं वो आपको याद करने हैं। GnRH जो है गिनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसमें 2 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है वो लीडिंग सेल्स पे काम करता है और जिससे एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं, और
FSH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है। स्ट्रक्चर स्पर्म का आप सभी ने देख लिया है ना, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने के बाद आपको जो फीमेल गैमीटोफाइट है उसके बनने की प्रोसेस को अच्छी तरह से समझना होगा। तो ये आ गया आपके सामने oogenesis की प्रोसेस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो है स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया, oogenesis जो है वो है ओवम के बनने की प्रक्रिया। तो oogenesis क्या है? oogenesis जो है एक मैच्योर फीमेल गैमीट के बनने की प्रोसेस को oogenesis का प्रोसेस कहते हैं। एक मैच्योर स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहते हैं, और एक मैच्योर फीमेल गैमीट बनने की प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। और ये क्या है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होती है। जो oogenesis की प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से डिफरेंट होती है। कैसे? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होती है, यानी कि उसके पहले कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस है वो उसकी शुरुआत कब होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही हो जाती है। मतलब हर एक जो फीटल ओवरी होती है, हम बात करें फीटस की बात होने लग गई, यानी कि जो, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जब अपने माँ के गर्भ में होती है तभी ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही है। oogenesis की प्रोसेस जो है वो उसकी शुरुआत उस बेबी गर्ल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही हो जाती है। हर एक फीटल ओवरी में 2 मिलियन गैमीट्स मदर सेल्स यानी कि oogonia बनते हैं, और बर्थ के बाद जितने बन गए उतने बन गए। बर्थ के बाद आफ्टर बेबी बर्थ यानी आफ्टर गर्ल चाइल्ड बर्थ oogonia ना तो फॉर्म होते हैं और ना ही ऐड होते हैं, ना तो नए बनते हैं और ना ही ऐड होते हैं। तो इन सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है मियोसिस के प्रोफेज 1 में। मियोसिस के बारे में आप सभी को पता है, क्लास 11th में आपने डिवीजन के बारे में बहुत ब्रीफ में जाना था कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो 4 चरणों में पूरा हो जाता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 प्रोसेसेस होती हैं जिसमें जाके आपका डिवीजन कंप्लीट होता है। तो इन सेल्स में जब डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और मियोसिस के प्रोफेज 1 में, अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज 1 ही होता है, और प्रोफेज 1 होने के बाद मेटाफेज में एंटर करते ही ये टेम्पोररीली जो है वो रुक जाती है। प्रोसेस क्या हो जाती है? एकदम रुक जाती है। एकदम रुक जाने का मतलब क्या है कि प्राइमरी oocytes का निर्माण हो जाता है और उसके बाद प्रोसेस जो है होल्ड पे हो जाती है। प्राइमरी oocytes का निर्माण होने के बाद प्रोसेस जो है वो होल्ड पे हो जाती है, और प्रोसेस होल्ड पे हो जाती है। उसके बाद एक बहुत लंबे समय के बाद फिर ये oogenesis की प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होती है। मतलब आधा पार्ट तो फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही कंप्लीट हो जाता है, और आधा पार्ट जो है उसको कंप्लीट होने के लिए बच्ची का बड़ा होना जरूरी है ना। तो आधा पार्ट जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी टाइम में हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्लो चार्ट बनाएंगे अपनी कॉपी में ताकि कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे और उसको क्लियर करेंगे। तो इस डायग्राम को सभी बच्चे अपने नोटबुक में बनाएंगे, हेडिंग डाल लेंगे oogenesis, और उसके बाद इस डायग्राम को अच्छी तरह से बनाएंगे।
oogenesis का फ्लो चार्ट बनाएंगे बच्चों, और ये आपका डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू जो है ओवरी का, उसको भी आप डायग्रामेटिक व्यू में जरूर बना लेंगे, और उसके बाद हम oogenesis की प्रोसेस कैसे होती है उसको समझेंगे। पहले आप oogenesis का फ्लो चार्ट बनाएंगे अपने नोटबुक में, और आप प्राइम जो ओवरी का सेक्शन व्यू है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका डायग्राम भी बनाएंगे, और लेवलिंग में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको लिखना नहीं भूलेंगे। आप सभी को पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, आप सभी जानते हैं बच्चों कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis की प्रोसेस में ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में आप एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है, लेकिन oogenesis की प्रोसेस में एक oogoनियम से एक ही मैच्योर एग सेल का निर्माण होता है। तो क्या 4 नहीं बनते? बनते हैं, लेकिन पोलर बॉडी के रूप में वो डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं, है ना। तो डायग्राम सभी बच्चे अच्छी तरह से बना लेंगे oogenesis का। इसको ब्रीफ करने के लिए एक और सेशन की जरूरत होगी हमें, तो इसलिए आज के सेशन में हम इसको ब्रीफ नहीं करेंगे। आज के सेशन में केवल हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को समझ लेंगे। बगल में आपको ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ओवरी के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, किस तरह से ओवरी के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका एक मैच्योर एग सेल का निर्माण होता है, और किस तरह से वो रिलीज होती है ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के द्वारा। वो आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में। उसको आप डायग्राम के माध्यम से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और उसके बाद फिर अगले सेशन में बच्चों हम लोग इस oogenesis के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, oogenesis की प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बॉयज में प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होती है, लेकिन oogenesis की प्रोसेस जो है वो फीमेल्स में, जो फीमेल चाइल्ड है वो खुद जब अपनी माँ के गर्भ में होती है तभी से ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये वन शॉट नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। शुरुआत हो जाती है गर्भावस्था से ही, और उसके बाद एक चरण तक आने के बाद वो रुक जाती है प्रोसेस, और उसके बाद ना तो ही उसमें उगोनिया ऐड होते हैं, ना ही नए उगोनिया बनते हैं, न तो बनते हैं ना ऐड होते हैं। हालांकि बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके बाद oogenesis की प्रोसेस फिर दोबारा से दूसरा चरण उसका प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। आई होप आप सभी बच्चों ने ये फ्लो चार्ट बना लिया होगा। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने ब्रीफ में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसी होती है उसको जाना, कि प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मेल जर्म सेल से आपका स्पर्म्स का निर्माण हो जाता है, और उसमें कुछ हार्मोन्स के बारे में भी आपने जाना। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं, LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो लीडिंग सेल्स में काम करता है, और FSH जो है वो आपका सर्टोली सेल्स पे काम करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है, और oogenesis की प्रोसेस में मैंने आपको केवल फ्लो चार्ट के माध्यम से डायग्राम बनाने के लिए निर्देशित किया था। तो आपने डायग्राम आई होप बना लिया होगा। अगले सेशन में हम oogenesis की प्रोसेस को अच्छी तरह से समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।